नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं पेशे से इंजीनियर और समाज हित के लिए सक्रिय अमित सिंह जी से। तो अमित सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करते हैं? आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मतलब मेरी स्कूली शिक्षा यहीं रीवा के ज्योति स्कूल में हुई। पूरी स्कूल की शिक्षा मैंने 12वीं तक की वहीं से पूरी की। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मैकेनिकल सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तो पेशा भी मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या इंजीनियरिंग सेक्टर में ही काम करता हूँ। कुछ सिविल इंजीनियरिंग के काम करता हूँ, कुछ मैकेनिकल के काम करता हूँ, और वर्तमान में लॉ पढ़ रहा हूँ। आपने आपने की जो प्रारंभिक शिक्षा थी उस समय आपने कुछ नेशनल गेम में भी पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब फुटबॉल मेरी पहली मोहब्बत, अब पहला काम। मैं फुटबॉल खेलने के अलावा दूसरा कुछ जीवन में करना ही नहीं चाहता था जी। पर खेल, वो भी फुटबॉल जैसा है टीम वाला खेल, हिंदुस्तान में उतनी ऐसी स्थिति में नहीं है। उसको अर्थोपार्जन और खेल दोनों साथ में किए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से घर में सब पढ़ाई लिखाई करने वाले ही लोग थे, और फादर भी पढ़ाई लिखाई को बहुत प्रमोट करते थे। वो अपने समय में खुद भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो हमारे घर में पढ़ना, अच्छा पढ़ने के बाद ही खेलने की परमिशन मिलती थी। तो जब कक्षा 11वीं 12वीं में 10वीं में आने लग गए तो घर से बहुत दबाव था इस बात का कि आप पढ़िए भी, कम से कम इंजीनियरिंग तो निकालिए ही, क्योंकि मेरे से सारे बड़े भाई इंजीनियर थे। तो वो एक दायित्व जैसी चीज जो पिताजी ने थोप दी थी कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग करना है। हालांकि फिजिक्स मुझे पसंद भी बहुत थी, तो मैं इंजीनियरिंग खुद अपने मन से भी करना चाहता था। तो इस तरह से इंजीनियरिंग से संबंधित व्यवसायों में दिया गया। आपने फुटबॉल में नेशनल गेम भी खेला था? मतलब पहला नेशनल मेरा 6वीं क्लास में पड़ गया था। 86, 87, 88 में सिलेक्शन तो हो गया था संभाग पे, पर इवेंट ही कैंसिल हो गया था वो। तो कैंप के बाद हम लोग पैसे की, शासकीय पैसे की कमी के कारण नेशनल हुए नहीं, तो वो छूटा नेशनल। आपने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस दौरान आपने एक ऐसा काम किया था जिससे आज सभी प्रदेश के महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। वैसे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुई तो भर्ती के बाद ये महसूस हुआ कि काफी बच्चे जिनका आईआईटी वगैरह में हो जाता है वो कॉलेज छोड़ते हैं। कुछ लोग अदर कॉलेज कैंपस दूसरे राज्यों में पसंद कर लेते हैं, तो एक वैकेंसी क्रिएट होती थी। उस समय किसी को ये नहीं था अधिकार कि आप किसी दूसरे ब्रांच से अगर ऑप्शनली करना चाहते हैं तो जो वेकेंट सीट रहती थी वेकेंट ही रह जाती थी, या पूरा वेकेंट चल जाती थी 4 साल। हम लोगों ने इसको एक रीवा से ही आंदोलन शुरू किया। उसका मैंने ही सोचा भी और मैंने ही नेतृत्व भी किया, और एक फॉर्मूला बनाया कि ये समाधान देगा तो टेक्निकल एजुकेशन को इन टोटलिटी मध्य प्रदेश में बहुत मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, आंदोलन किया, भोपाल पहुंचे। तब नरेंद्र नाटा साहब टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे और दिग्विजय सिंह जी की रेजीम थी। तो नरेंद्र नाटा जी बड़े ब्राइट लगे इस मामले में। जल्दी से उन्होंने समझा, पीएस के साथ दूसरी बैठक करी सेम डे, और हम लोग का जो डेलीगेशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से गया था उसको परमिट किया इस बात के लिए कि नहीं, वाजिब इशू हो और ये करना है हमको। और वो जल्दी से जल्दी नया कानून बना दिया, जिससे पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को बहुत लाभ मिला इस काम से, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था, तो वो कॉलेज भी इंक्लूड रहे। तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो कि एक कॉलेज के एक बैच के लोगों ने कर डाला। तो मतलब अब जो ये छात्र एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर ले रहे हैं वो इसी आंदोलन हम ही लोग की देन है। जी। जी। अच्छा, आपकी ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई, इसके बाद फिर आपने क्या किया? इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद स्वाभाविक होता है कि चूंकि इन कॉलेजेस में कैंपस या अच्छी नौकरियां नहीं आती, तो बच्चे ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही भरोसा करते हैं। जी। तो एक आवश्यकता ऐसी ही है, उसमें आप अपना डिसीजन कुछ नहीं ले सकते। तो हम लोगों ने जिसको जो कंपटीशन लगा, तो जनरली ड्यूरिंग इंजीनियरिंग इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, तो सारे के सारे बच्चे दिल्ली या अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो दिल्ली में ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की। और जब सब्जेक्ट तैयार होने लग जाता है तो पब्लिक सेक्टर वगैरह भी अपन अप्लाई करते जाते हैं। तो किसी को अगर नौकरी मिल गई तो वो नौकरी कंटिन्यू करके कंपटीशन की तैयारी जारी रखता है जहां भी पहुंच जाता है पोस्टिंग में। तो इसी दौरान 2-3 पब्लिक सेक्टर्स के एग्जाम में निकले। कोल इंडिया था, एक इंडियन ऑयल था, और एक इंडियन आर्मी निकल गई। जी। तो उस समय सबका था कि मल्टीनेशनल कंपनीज का आना शुरू हुआ था। तो कोका कोला वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेस्ट नोन कंपनी थी। एक फॉरेन से एमबीए का भी उसमें प्रॉमिस था कि हम आपके 2 साल के प्रोबेशन के बाद किसी बहुत बड़े कॉलेज से विश्व में कहीं भी हम आपको एमबीए करा के देंगे, इंडिया प्लस इंडिया के बाहर के कॉलेज। तो वो बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग चीज थी कि चलो एमबीए की तैयारी में समय नहीं गंवाना पड़ेगा, नौकरी करते रहेंगे और एमबीए कर लेंगे। तो वो एक प्रोस्पेक्टिव ऐसा दिखा कि उसके पक्ष में डिसाइड किया। पर मोर ओवर ये आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है, इस निर्णय के बाद ही हो पाया। और आर्मी ना ज्वाइन करने का कारण था कि सब लोग ने कहा, इवन जो आर्मी के डॉक्टर
डॉक्टर थे जो मेडिकल करते थे, उन्होंने कहा कि देश के लिए देश के बाहर वालों से लड़ने के बजाय देश के अंदर लड़के देश को तो मजबूत कर दो पहले। ये बात बहुत चिंतन के बाद इतनी मजबूत लगी कि जीवन के करियर की सोच ही उसने रिडिफाइन कर दी। तब आपके सामने हाजिर है, देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, आज आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, तो इस जो आपकी यात्रा है इस बीच में आपने किस तरह के आंदोलन किए, क्या रहा? देखिए, मेरा तो स्वभाव है कि मुझे जहां कहीं जो भी गलत लगता है वही प्रोटेस्ट करता हूं, पर एक नागरिक की ताकत ऐसे प्रोटेस्ट में इतनी मजबूत नहीं रहती कि कोई सार्थक काम हो जाए। खेती करते हैं, उसकी कमियां मालूम है। कॉन्ट्रैक्टर थे तो हमने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बनाया, अभी बहुत डिफाइंड नहीं है, पर सचिव जैसा काम किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक मुहिम चलाई। आज भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स को एजुकेट करके एक राइटफुल तरीके से बिजनेस करना, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो संभव, उस पर काफी आंदोलन किया हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। खेलों में सुविधा नहीं मिलती, वहां आंदोलन करना, कॉलेजों में सुविधा नहीं मिलती, वहां करना, पर बहुत संगठित रूप से और बहुत लोगों को इकट्ठा करके कभी नहीं कर पाए। तो अब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके यही सोचा है कि आवाज बड़ी करके लड़ेंगे तो ये चीजें लोगों के लिए करा पाएंगे। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, मैं अपने जीवन काल में अपना राजनीतिक गुरु श्री के एन गोविंदाचार्य जी को मानता हूँ। उन्हीं से ही सीखने को मिला, और वो एक आइडियोलॉजी जरूर है, वो आरएसएस से संबंधित है, पर हम लोग थोड़ा फ्री एनवायरनमेंट में सीखने को मिला। दूसरा, जनता के लिए काम करने का तरीका रीवा की अंतिम बांदेश्वरी प्रवीण कुमारी जी से मिला। वो रीवा की अंतिम महारानी थी, उनके सानिध्य में 10-12 साल बिताने का समय मिला। तो जनता का दर्द और राजा का या नेता का धर्म बहुत उनसे सीखा। और तीसरे गुरु में मानता हूँ अपने घनश्याम सिंह जी को, आदरणीय एडवोकेट घनश्याम सिंह जी हैं, बहुत लर्नेड हैं, और उनकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है, मुझे लगता है कि भारत के टॉप लीडर्स के एट पार। तो फिनोमिनल इंसान है, उनसे अभी भी सीखने का मौका मिलता रहता है। जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीख के ही आता है। आज आप आम आदमी पार्टी में हैं, और भी कई पार्टियां हैं देश में, तो आपने आपको ही क्यों चुना? देखिए, आम आदमी पार्टी बेसिकली कोई राजनीतिक दल नहीं है जी। तो कहते हैं ना कि आपकी रणनीति क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपकी राजनीति क्या है। मैं आपसे बताऊं कि आम आदमी पार्टी में कोई राजनीति नाम की चीज ही नहीं है। वो केवल कार्यनीति है उनकी सारी फिलॉसफी। आप बस काम करो जनता के लिए, बाकी आजू बाजू की कोई चीजें नहीं देखते, ना वो जाति देखना चाहते हैं, ना वो समाज में क्या चलता है पॉलिटिक्स में, समाजवादी अलग अलग समाजों को लोग को इकट्ठा करना, जाति को आधार बनाना, धर्म को आधार बनाना, ये सब गंदगी इस पार्टी में नहीं। सीधे काम पे काम करना चाहती है कि लोगों के घर तक लोगों को क्या मिल रहा है। आज के युवा जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं, ठेकेदारी भी कर रहे हैं, और राजनीति की तरफ भी जा रहे हैं। आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा वर्ग में बहुत व्याकुलता है, और जितनी तादाद में शिक्षित और गुणी यूथ निकल रहा है, उतनी तादाद में उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है प्रॉपर काम करने के लिए। तो बहुत ब्राइट बच्चे तो निकल करके कुछ बहुत बड़ा भी कर पा रहे हैं, पर जो एवरेज बच्चे हैं या बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए समाज में कोई समाधान नहीं है। ना घर से कोई इतना धनाढ्य है, इतनी बड़ी आबादी में 3-4% व्यक्ति धनाढ्य है, बाकी युवा विकल्पहीन है। बैंक उनकी मदद नहीं करते उतना अपना कुछ स्वरोजगार चला लें, और जो बहुत गरीब बच्चे हैं ना, घर से आर्थिक रूप से सक्षम है कि कोई अपना उपक्रम चला लें, वो नशे की तरफ, लगभग मध्यम वर्गीय बच्चे और गरीब बच्चे नशा और अपराध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये तो हुई समस्या, इसका समाधान क्या है? समाधान देखिए, बैंकों का काम जनता के कितने वॉल्यूम को सर्व कर रहे हैं, फाइनेंस की सुविधा कितनों को दे पा रहे हैं। देखिए, ज्ञानी वो हैं, संसाधन आप दे देंगे तो वो बहुत मजबूत अपना काम खड़ा कर लेंगे। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का ऐसा नहीं है कि बेरोजगारों को कुछ मदद कर सके। बैंक बड़े आदमियों को, अडानी को 500,000, 50,000, 2 लाख करोड़ दे सकते हैं, पर देश की बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो युवा को पैसा देना, वो देता नहीं। केवल अगर बैंकिंग व्यवस्था युवा के पक्ष में हो जाए तो मुझे लगता है 60-70% समाधान इससे निकल आएगा। तो आज आप जहां तक आज पहुंचे हैं, तो क्या आप अपने जीवन को सफल मानते हैं कि ठीक है? देखिए, इस इंडेक्स को कैसे अपन समझते हैं कि आप अगर किसी से कहो कि कल 8 बजे आप मर जाओगे,
और वो व्यक्ति कह दे कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं हंसते हंसते तैयार हूँ, उसका मतलब कल का दिन उसने कल के दिन तक का जीवन इतना सेटिस्फैक्टरली किया है और जितना भी मन में आता था काम कर लेता है, तो काम करने की संतुष्टि मुझे है। जो काम बाकी है वो सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं मुक्त हूं, मैं हर दिन का काम इतना कर लेता हूं कि मैं संतुष्ट रहता हूं कि मैंने काम कर दिया है। और हमारे हक में है केवल कर्म करना, फल तो ऊपर वाला देता है। मतलब कल का काम आज का काम कल पर कर्म नहीं पुण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अच्छा सर, भविष्य की आपकी योजना क्या है कि आप क्या भविष्य में करना चाहते हैं? मैं देश समाज को के बदलना लिए। चाहता हूँ, जी। समाज तक पहुंचने वाली चीजें जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। और राजनीति से ये ड्रामा, धर्म, जाति, फेवरिज्म, परिवारवाद, ये सब खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं कोई पद से कुछ नहीं करना चाहता। संविधान बन चुका है, अपर्याप्त है हिंदुस्तान के लिए। ये वर्तमान संविधान और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 5% भी तब्दीली नहीं। ये सिस्टम और ये संविधान पब्लिक को चूसने के लिए बना है। आज भी जनप्रिय जो अपनी प्रियम्बल की अवधारणा है, संविधान का पहला पन्ना, आज आजाद भारत के 75 साल बाद कोई कह दे कि पहला पन्ना का तो पूरा पालन हो गया है, तो मैं आराम से एक आश्रम में रहना शुरू कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो देश को बदलने के लिए क्या राजनीतिक क्षेत्र में जाना ही जरूरी है, अन्य माध्यम की? देखिए, राजनीतिक माध्यम, राजनीति होती इसलिए है कि राज एक है, जैसे नेशन बोलते हैं हम, नेशन की नीति क्या है, दैट इज कॉल्ड राजनीति। तो वो नीति अगर उपयुक्त नहीं है तो नीति सरकार की दिशा तय करती है, उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। देश की नीति अगर खराब है तो देश कहीं पहुंच नहीं सकता अच्छा करने के लिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसी बस हो जिसमें 140 करोड़ लोग बैठ सकें, तो फिर वो बस कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी। अब वो एक बस ही खराब है तो 140 करोड़ आदमी कहां पहुंचेगा? जहां बस का ड्राइवर पहुंचा दे। बस का ड्राइवर सुनते हैं चौथी भी नहीं पढ़ा हुआ, तो कैसी नीति बनेगा, कैसा देश चलेगा, इसकी पढ़े लिखे युवा को बहुत चिंता है। हम लोग को भी चिंता है कि क्या भारत, जो कभी किस स्थिति में था, हर कोई जानता है सनातन धर्म में कि हम कहाँ थे, हम कब वेद लिखते थे, कब 50-500 नोबेल प्राइज जितने भी बटे हैं आज तक, वो हिंदुस्तान में 1200-1000 साल पहले लिखे जा चुके हैं। कोई भी देख लीजिए आप, चाहे ड्यूअलिटी ऑफ मैटर देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, गीता क्या है, ड्यूअलिटी ऑफ मैटर ही तो बता रहा। तो समझना पड़ेगा कि देश कितना अच्छा था, कितनी शिक्षा थी, कितना ज्ञान था, और आज कहाँ पहुंच रहा है कि 90 करोड़ आदमी अपने खाने के लिए खाद्यान्न इकट्ठा करने में सक्षम नहीं है, वो पीडीएस का खाना खा रहा है। तो ये महान देश के तो लक्षण नहीं है।